बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी धमाका खेज़ खबर के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और धमाका खेज़ खबर ये है कि कंट्रोल टावर की जानिब से पैगाम आ चुका है कि बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ ये दोनों ही आइंदा सेटअप में नहीं होंगे। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि नवाज़ और जरदारी दोनों कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं। दोनों इस आस पर हैं कि मरियम नवाज़ या बिलावल भुट्टो आइंदा के सेटअप में वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा। जरदारी की जानिब से जो बयान दिया गया कि हम नून लीग के साथ वादा खिलाफ़ी नहीं करेंगे, ये बयान यूं ही सामने नहीं आया। कोई ना कोई जो मामलात या ये जो चीज़ मैंने आपसे शेयर की कि बिलावल या मरियम वज़ीर आज़म नहीं होंगे, इसके पीछे सोच क्या है। और जरदारी बिलावल जा चुके हैं दुबई, जहां पर मौजूद हैं मरियम और नवाज़ ऑलरेडी। इनसे करेंगे मुलाकात और तमाम तर मामलात के ऊपर कुछ गुफ्तगू होगी। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स एक तो आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो एक फ़ौजी अदालतों के हवाले से एक बेंच तश्कील दिया गया था 9 रुकनी, फिर वो 2 जजिस अलहदा हो गए, फिर वो 7 रुकनी हो गया। अब मंडे को इसके ऊपर जो समात होने जा रही है, यानी कि कल, अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तकरीबन 12 घंटे हैं इस केस की समात में। तो हुआ कुछ यूँ है कि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि मज़ीद 2 जजिस भी इस केस से अलहदा होंगे और ये जो बेंच है ये 5 रुकनी बेंच रह जाएगा। ये 2 जजिस अब कैसे अलहदा होंगे, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पार्लियामेंट में आज एक बड़ी कार्रवाई डालने की जो कोशिश है, जिसमें कामयाबी भी मिली है खैर हुकूमत को, क्योंकि पार्लियामेंट में तो बस इस वक्त जो माहौल बना हुआ है तो जो दिल करता है आप वो कर लें। कोरम भी पूरा नहीं होता, 6 लोग होते हैं तो बड़े बड़े बिल जो है वो पास कर लिए जाते हैं। तो बहरहाल एक और बिल पास किया गया, जिसमें एक बड़ा रिलीफ फराहम करने की, बल्कि फराहम किया गया है नवाज़ शरीफ को और जहांगीर तरीन को। ये बिल क्या है और कैसे वापसी का जो रास्ता है वो नवाज़ शरीफ के लिए हमवार किया जा रहा है, इस पर भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेंच की तब्दीली के हवाले से। तो हुआ कुछ यूँ है कि हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज, राना सनाउल्लाह और बाकियों को भी चूँकि इसमें नोटिस जारी हुए थे क्योंकि वो इस केस में फ़रीक थे, तो इसमें यह हुआ है कि शहबाज शरीफ ने अपना जो वकील है वो कर लिया है फ़ारूक नसीम को, और राना सनाउल्लाह ने, यानी कि वज़ारत दाखिला ने, अपना जो वकील है वो गालिबन शाह खावर को किया है। इसके ऊपर कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन शाह खावर का नाम जो है वो भी आ रहा है। अब होने ये जा रहा है कि मंडे वाले दिन ये सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि इस बेंच का हिस्सा हैं और उनकी चूँकि रिश्तेदारी है साबिक चीफ जस्टिस जो हैं वो जवाद ख्वाजा और एतजाज़ अहसन से भी कोई दूर की रिश्तेदारी है, तो जाहिर सी बात है अगर आपके रिलेटिव हैं तो फिर आप उस बेंच में नहीं बैठ सकते। और जो लास्ट हेयरिंग हुई थी उस हेयरिंग में भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये नुक्ता रेज़ किया था। ख़ुद उन्होंने ये प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले ये कहा था कि क्योंकि उनके साथ ताल्लुक़ है, रिश्तेदारी है, तो अगर किसी को एतराज़ है तो वो एतराज़ कर ले, मैं इस बेंच से अलहदा हो जाता हूँ। लेकिन उस वक्त चूँकि जो वकला थे वो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह, या इनको जो नोटिस जारी हुए थे तो ये वकला उस वक्त नहीं थे। दीगर जो दरख्वास्त गुजार थे वो उस वक्त अपने दलाइल दे रहे थे, तो उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हमें कोई भी इसमें एतराज़ नहीं है, तो जिसकी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच में बैठे थे। तो अब चूँकि इनके भी जो वकला हैं वो आ रहे हैं और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये जाकर पहले एतराज़ उठाएंगे कि आपकी इस तरह से रिश्तेदारी दूर पार की है या जो भी है आपका ताल्लुक़ है, तो इसलिए इस बेंच के ऊपर हम एतराज़ उठाते हैं और आपके ऊपर एतराज़ उठाते हैं। तो इस पर क्या होगा, वो ख़ुद को अपने आप को ख़ुद ही जो है वो बेंच से अलहदा कर देंगे। अब यहाँ पर सवाल है कि उन्होंने जब पहले कहा था तो तब क्यों नहीं हुआ, उसका आंसर मैं दे चुका हूँ कि पहले दरख्वास्त गुजारों के वकील थे, ये थे नहीं। इनको अभी नोटिस और कल जो है वो ये आकर रिप्रेजेंट करेंगे हुकूमत को, तो फिर जाहिर सी बात है ये आकर ये जो एतराज़ है वो उठाएंगे। और इसका एक मकसद ये भी है कि मज़ीद इसको मुतनाज़ा बना दें कि देखें 9 था, 9 से 7 हो गया और 7 से 5 हो गया। और जो दूसरे जज हैं वो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, उनके हवाले से भी जो है वो इस वक्त ये ख्याल किया जा रहा है कि वो भी कोई ना कोई ऐसा तकनीकी नुक्ता निकाल कर ख़ुद को बेंच से अलहदा कर देंगे, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक जो है वो अलहदा हो चुके हैं इस बेंच से।
और ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में चूँकि जस्टिस याह्या अफरीदी भी शामिल हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 2 ग्रुपिंग सामने आई थी, उसमें जो 7 और 8 की एक डिवीज़न सामने आई थी, उसमें जो 7 जजेस की डिवीज़न थी उनमें ये भी शामिल थे जस्टिस काजी फायद ईसा के साथ। तो फिर जाहिर सी बात है सारा वो ग्रुप उस तरफ हो जाएगा तो ये भी फिर अलहदा हो जाएंगे। ये मंतक इस हवाले से पेश की जा रही है। तो ये एक बड़ी खबर थी। कल इस केस की प्रोसीडिंग है, देखते हैं अब कल इस हवाले से मज़ीद जो है वो क्या डिटेल सामने आती हैं। लेकिन ये जो मामला है वो इस वक्त हुकूमत की जानिब से किया जा चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज पार्लियामेंट में एक बड़ा बिल पास हुआ है और ये बिल है ताहयात नाअहली के हवाले से। इसमें यह किया गया है कि जो 62 आइन की शिक है, इसमें मज़ीद कुछ एक और जो सब शिक है वो ऐड की गई है। इसमें यह नहीं किया गया कि शिक को चेंज किया गया हो, इसमें मज़ीद कुछ ऐड किया गया है। और ज़ाहिर सी बात है, ऐड करने से तब्दीली तो हो ही जाती है। तो बहरहाल ऐड इसमें यह किया गया है कि 62 के तहत जो नाअहली होगी वो अब ताहयात नाअहली नहीं होगी, बल्कि वो जो नाअहली है वो होगी 5 साल के लिए। इसमें ये मेंशन नहीं था कि नाअहली ताहयात होनी है या ताहयात नहीं होनी। ये जो 62(1)(f) है तो उसमें यह था कि नाअहली होगी, लेकिन फिर बाद में जजिस ने इसकी ये तशरीह की कि ये जो नाअहली है ये ताहयात होगी। तो इसमें अब ये ऐड कर दिया गया है कि जो नाअहली है वो 5 साल के लिए होगी। और यूँ नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए जो एक रास्ता है वो इस तरह से हमवार कर दिया गया, क्योंकि उनकी जो नाअहली है वो 5 साल तक की है, तो ज़ाहिर सी बात है 5 साल के बाद वो पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकते हैं। तो इस वजह से उनकी वापसी का एक रास्ता जो है वो हमवार किया गया, उनकी भी और जहांगीर तरीन का भी। लेकिन यहाँ पर 2 सबसे अहम जो क्वेश्चंस हैं वो रेज़ होते हैं। उनमें सबसे पहला तो ये कि फ़ैसले के बाद कैसे ये जो शिक है इसमें ये जो एक और चीज़ ऐड करके इसको तब्दील किया गया है वो तब्दील नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी इस मामले के ऊपर जो फैसला है वो मौजूद है। और फिर सारी सी बात है, तशरीह भी हुई है कि ताहयात नाअहली होगी। तो इसलिए एक क्वेश्चन तो ये है कि इसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही आएगा। और फिर दूसरे नंबर पर ये जो बिल पास किया गया, ये बुनियादी तौर पर ये जो तब्दीली की गई है ये आइनी तब्दीली है और इसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। तो एक आइनी तब्दीली को जो है वो आप किस तरह से आप जो है वो इसमें तरमीम की जा सकती है। आप सिंपल मेजॉरिटी, या सिंपल मेजॉरिटी भी इस वक्त नहीं है, 100 लोग भी 100 लोग तो खैर बहुत ज़्यादा मैं बोल गया हूँ, 50-60 लोग भी नहीं होते, बाज़ औक़ात तो 8-8 10-10 लोग होते हैं और बिल जो है वो यूँ ही पास किए जाते हैं। तो ये जो तरमीम है वो किस तरीके से की जा सकती है, तो ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट सवालात हैं। लेकिन खैर इस वक्त माहौल या इस वक्त पार्लियामेंट इस तरह से चलाई जा रही है, जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि जो दिल आता है हुकूमत का वो वहाँ से कर लेती है। ना कोई कोरम की निशानदेही होती है, ना कोई बताया जाता है कि ये जो इजलास है ये अब मज़ीद आगे नहीं किया जा सकता, कोरम पूरा नहीं है। जितने भी लोग होते हैं उनके साथ ही जो इजलास है वो आगे चलाया जाता है और जो हुकूमत के दिल में आता है वो उसी तरीके के जो बिल है वो लेकर भी आती है और उसको मंजूर भी करा लेती है और फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी जो है वो प्रेशर डालती है और वहाँ पर भी जो है वो इन्होंने अपनी जो दबाव और दीगर जो टैक्टिक्स हैं वो अपनाई हुई हैं। तो ये दूसरी सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जो कि आज हुई है। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम मामला है और वो मामला मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो से है। इन दोनों को वज़ीर-ए-आज़म का जो ये ख्वाब लिए बैठे थे तो एक मैसेज तो पहुंच गया है कि ये वज़ीर-ए-आज़म अगले सेटअप में नहीं होने जा रहे। इस हवाले से फैसल वावडा का एक उन्होंने निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था और उसमें काफ़ी सारी बातें उन्होंने की हैं, लेकिन ये एक अहम पॉइंट था वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और इसमें इस अहम पॉइंट में उन्होंने जो है वो ये कहा है कि 2 बच्चे अपने वालिदैन से फरमाइश कर रहे हैं कि इन्हें वज़ीर-ए-आज़म बना दे, पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है, कौम नताइज का इंतज़ार करे, हम तो खुदकुश बमबार हैं, पाकिस्तानी कौम के सामने सारा तमाशा खोल देंगे। तो बहरहाल इन्होंने इसमें यह भी कहा कि वो फिर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे, बल्कि जो नेक्स्ट हुकूमत है वो भी इस तरह से होगी कि कोई वाज़े मेजॉरिटी के साथ नहीं होगी। आज़ाद को मिलाकर या जहांगीर तरीन या परवेज़ खटक दीगर जो ग्रुप्स हैं इनको जो बनाया जा रहा है तो ये आज़ाद लोग होंगे 40-50, इनको उस सेटअप के अंदर डाला जाएगा और इन को डालने के बाद जो हुकूमत है उसकी रस्सियों को टाइट कर दिया जाएगा। लेकिन यानी कि अगेन वही कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म के बस वो आगे वज़ीर-ए-आज़म होगा और जब चाहे उसकी जो रस्सी है वो खींच ली जाएगी और बामुश्किल 172-173 वोट उसके पास होंगे, जिस तरह से अभी इस मौजूदा सेटअप में है। जैसे ही वो कोई जो है
वो अपने हवाले से या अपनी मर्ज़ी से कुछ करने की कोशिश करेगा तो कोई ग्रुप उससे अलहदा हो गया तो उसकी जो हुकूमत है वो गिर जाएगी, और यूँ उसकी हुकूमत में जो है वो फिर हर कोई अपना वो करेगा कि हमें भी वज़ीर बना दें, हमें भी वज़ीर बना दें। जिस तरह से इस वक्त कोई 80 के करीब इनके वज़रा की जो काबीना है वज़ीर आज़म की वो हो चुकी है, और इसी दौरान एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है AJK में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में। वहाँ पर भी इसी तरह की असम्बली और वज़ीर जो हैं, जो ओहदे हैं वो बांटे गए हैं। 53 का कुल ऐवान है आज़ाद कश्मीर असम्बली का, इसमें भी 1-2 लोग शायद नहीं है, तो बहरहाल अगर 53 भी रख लें तो इसमें भी एक PM हो गया, एक स्पीकर हो गया, एक डिप्टी स्पीकर हो गया, 3 तो ये गए, पीछे रह गए 50, और 50 में से इस वक्त 27 जो वज़ीर हैं उन्होंने हल्फ ले लिया है। यानी कि आप देख लें कि मोर देन 50% जो आपकी असम्बली है उनके पास इस वक्त ओहदे हैं, और वो जो हैं वो वज़ीर और मुशीर या मामले ख़ुसूसी वगैरह वो बने हुए हैं। तो ये इस वक्त हो रहा है इनको अवाम का। अगर आप ये समझते हैं कि अगर इस हुकूमत को अवाम का कोई ख्याल होगा तो ये आप भूल जाएँ, बल्कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, अब तो लड़ाई या जंग इस पर हो रही है कि जी मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, मुझे चूँकि शौक़ है वज़ीर आज़म बनने का इसलिए मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। तो असल जो मसले हैं अवाम के वो ज़ाहिर सी बात है फिर एक तो सबूत भी आ गए, ये जितनी भी पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, इन्होंने क्या अवाम के साथ करना है या क्या इनको अवाम का ख्याल है। तो बहरहाल इससे एक चीज़ ये भी सामने क्लियर होकर आती है कि कोशिश भरपूर अभी भी है कि इमरान ख़ान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद क्रश किया जाए, लेकिन अब ये अवाम के ऊपर है कि जब इलेक्शन होते हैं तो इन इंतखाबात में वो कितनी बड़ी तादाद में निकलते हैं और इमरान ख़ान साहब को वोट करते हैं। क्योंकि अगर सादा अक्सरियत, वैसे तो 2/3 अक्सरियत, लेकिन अगर सादा अक्सरियत इमरान ख़ान को ना मिली तो एक बात जहन में रखिएगा कि मेरा नहीं ख्याल कि इस मरतबा इमरान ख़ान साहब जो हैं वो किसी भी आज़ाद ग्रुपों के साथ मिलकर कोई जो हुकूमत है वो बनाने जा रहे हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। अब इसी सारे सिनेरियो के दौरान क्या होता है कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ऑलरेडी मौजूद हैं दुबई में, और आसिफ जरदारी और बिलावल ये दोनों भी रवाना हो चुके हैं दुबई, और वहाँ पर मुलाकात करनी है इन चारों ने आपस में। और जो एक 2 रोज़ कबल बयान दिया गया बिलावल भुट्टो की जानिब से भी और आसिफ जरदारी की भी जानिब से कि हम नून लीग से वादा खिलाफ़ी नहीं करेंगे, और हमने पहले भी किसी से वादा खिलाफ़ी नहीं की। अब इसको अगर बयान को सोचें थोड़ा गौर इसके ऊपर करें तो जाहिर सी बात है अगर अगले सेटअप में ये दोनों नहीं होंगे तो इस वक्त जो ये खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि देखें PTI को क्रश कर दिया और PTI अब नहीं होगी, तो ये खुशियाँ इनकी भी मांद पड़ रही हैं, क्योंकि इनको भी अब ये समझ लग गया है नून लीग तो पक्की आउट ही आउट है। आसिफ जरदारी के हवाले से ये था कि शायद दस्ते शफकत इनके सर के ऊपर रख दिया गया है और ये कोई सेटअप बनाने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि पेश तो ये अपने आप को ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी अब इनको अंदाज़ा हो गया है कि ये भी नहीं होंगे, और अगर हुए भी तो इस किस्म का सेटअप होगा तो अपनी मर्ज़ी से ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से अब एक नई मराहिल में जो चीज़ें हैं वो दाखिल हो चुकी हैं, और ये चारों जो हैं वो भी आपस में मुलाकात करने जा रहे हैं, और इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो डिस्कशन है वो होगी कि आगे किस तरह से चला जाए। और यही वो दिन है टर्निंग पॉइंट के भी मैं कहूँगा कि इमरान ख़ान साहब ने जो इस वक्त वेट एंड सी वाली पॉलिसी अपनाई हुई है वो इस वक्त दुरुस्त भी है, क्योंकि ये वाला पीरियड अगर इमरान ख़ान साहब निकाल लेते हैं, इलेक्शन अनाउंस होते हैं, ये हुकूमत गिरती है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि हालात तब्दील होंगे। और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ अगर लगाया गया है, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान वापस नहीं आएंगे, लेकिन जो सपोर्ट है और अगर साफ़ और शफाफ इंतखाबात होते हैं और अवाम निकलती है बड़ी तादाद में, 60-70% टर्न आउट होता है, तो फिर इमरान खान साहब को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि जो धांधली भी की जाती है वो इस तरह से नहीं होगी कि 20-20 हज़ार वोटों के ऊपर धांधली कर ली जाए। ये एक बहुत ही नामुमकिन सी बात होगी। जहाँ पर मार्जिन कम होता है वहीं पर ही अक्सर सवालात भी उठते हैं और वहीं पर भी ही जो मामलात हैं वो फंसते हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त जो मिक्स खिचड़ी है वो बनी हुई है, और इस वक्त नवाज़ और जरदारी जो हैं वो वहाँ पर भी हलचल मच चुकी है कि भाई साहब हमारे ऊपर भी जो कांटा है वो लगा हुआ है। फिर इसी तरह से दूसरी तरफ नाज़रीन, हारून रशीद साहब का शो था, उस वाले से भी मैं एक दो चीज़ें आपके साथ में शेयर करता चलूँ। तो खैर वो काफ़ी ख़बरें भी दिया करते थे उसमें और काफ़ी खुलकर भी बोला करते थे। तो आज उन्होंने अपने शो में ही ये अनाउंस किया है कि आज के बाद 8:03 के
पर जो वो शो किया करते थे वो नहीं करेंगे, गालिबन ईद तक करेंगे, लेकिन ईद के बाद वो शो नहीं करेंगे। और अब उनका जो शो हुआ करेगा वो सुबह 11 या 12 बजे की स्लॉट में हुआ करेगा, और उसमें भी वो गैर सियासी जो मौज़ूआत हैं उनके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये एक और, इसको सेंसरशिप कहें, इसको जो भी नाम दें, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हारून रशीद की बहुत सारी जो चीज़ें थी इन दिनों वायरल भी हो रही थी, जो ख़बरें वगैरह भी दे रहे थे, तो वो एक आवाज़ जो है वो शायद उस तरह से अब ना सुनने को मिले, क्योंकि वो अब गैर सियासी मौज़ूआत के ऊपर जो गुफ्तगू है वो किया करेंगे। तो ये आज की अहम तरीन डिटेल्स थी, राय का इज़हार कीजिएगा। ख़ास तौर पर ये जो आसिफ जरदारी और इनके हवाले से है, और दूसरा ये जो केसेस के हवाले से आप चीज़ें वगैरह सुन रहे हैं कि क्या आपकी प्रिडिक्शंस हैं आपके मुताबिक कि क्या किस तरफ अब जो सारे मामलात हैं वो जा रहे हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।